नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का, मगर एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी के कई जिलों में बदला मौसम, आंधी गरज के साथ हुई झमाझम बारिश। कई जगह गिरे पेड़ तो वहीं फसलों को भी हुआ नुकसान। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ यूपी विधानसभा का बजट सत्र। सदन में सपा विधायकों में जमकर किया हंगामा। सपा नेता आजम खान ने ली विधायक पद की शपथ। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दिलाई शपथ। विधानसभा सत्र में होंगे शामिल। विधानसभा सत्र से पहले सीएम योगी ने मीडिया को किया संबोधित। कहा, प्रदेश के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी बजट होगा पेश। बिहार के पूर्णिया में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक पलटने से 8 लोगों की मौत। मरने वालों में सभी राजस्थान के निवासी। रुक करते हैं खबरों की ओर। आज के ही दिन 1951 में तिब्बत ने चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बता दें कि इस समझौते के साथ ही तिब्बत पर चीन का कब्जा हो गया था। यही वजह है कि तिब्बती लोग 23 मई को काला दिन मनाते हैं, तो वहीं चीनी लोग इसे शांति के प्रयासों वाला दिन भी बताते हैं। चीन और तिब्बत का विवाद बरसों पुराना है। चीन का दावा है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी में चीन का हिस्सा था, तो वहीं तिब्बत इस दावे को खारिज करता है। उसका कहना है कि 1912 में तिब्बत के 13वें धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इस पर चीन ने तिब्बत को समझौते पर बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधि बीजिंग भेजने को कहा। आखिरकार 23 मई 1951 को तिब्बत ने चीन के साथ एक 17 बिंदुओं वाले समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया था, जिसमें चीन ने तिब्बत को अपने ही कब्जे को आधिकारिक जमा पहना दिया। 18 अप्रैल 1959 को तिब्बत के 14वें दलाई लामा ने घोषणा की कि चीन ने यह समझौता जबरन कराया था, इसलिए चीन का तिब्बत पर कब्जा अवैध है। बता दें कि दलाई लामा तिब्बत के सबसे बड़े धार्मिक नेता को कहा जाता है। तिब्बत के वर्तमान दलाई लामा तेनजिन ग्याल्टो हैं, जो 1959 से ही भारत में रहते हैं। मार्च 1959 में चीन दलाई लामा को बंधक बनाना चाहता था। खबर यह भी है कि दलाई लामा सैनिक के वेश में तिब्बत से भागकर भारत पहुंचे थे। भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। ऐसा भी माना जाता है कि 1962 में भारत चीन की युद्ध की एक बड़ी वजह यह भी थी। बता दें कि दलाई लामा आज भी भारत में रहते हैं और तिब्बत की निर्वासित सरकार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से चलती है। तिब्बत सरकार का चुनाव भी होता है। इस चुनाव में दुनिया भर के तिब्बती शरणार्थी को वोटिंग करते हैं। चुनाव के दौरान तिब्बती लोग अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो वहीं सिंक्योंग में कहा जाता है कि भारत ही की तरह वहां के सांसद का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। तिब्बती संसद का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है। आपको भी बता दें कि इस चुनाव में वोट डालने और लड़ने का अधिकार सिर्फ उन तिब्बतियों को होता है जिनके पास सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी की गई ग्रीन बुक होती है। ये बुक तिब्बतियों के लिए एक पहचान पत्र का काम भी करती है। मई 2021 में हुए चुनाव में पेम्पा सेरिंग निर्वासित तिब्बती सरकार के नए राष्ट्रपति भी बने। जहां एक और पूरी दुनिया कोरोना महामारी को पिछले 3 साल से झेलती आ रही है, तो वहीं एक बार फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर चेताया है। WHO प्रमुख ने कहा है कि हालत में सुधार और दुनिया की 60% आबादी का भी टीकाकरण होने के बावजूद जब तक महामारी हर जगह से खत्म नहीं हो जाती, तब तक ये हर जगह खत्म नहीं होगी। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में कमी के बीच स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने रविवार को चेताया है। निश्चित तौर पर कोविड महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने सरकारों से कहा है कि हम अपने जोखिम पर हमारे बचाव नियमों में कभी न करें। यह वायरस की उपस्थिति पर आंख मूंद रहे हैं। जिनेवा के संगठन के वार्षिक बैठक की शुरुआत करते हुए WHO प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने मौजूद अधिकारियों से कहा है कि नमूनों की जांच और जीनोम सीक्वेंसिंग
में कमी का मतलब है कि हम वायरस की उपस्थिति को लेकर अपनी आंखें मूंद रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि कम आय वाले देशों के करीब 1 अरब लोगों को अभी भी कोविड रोधी टीके की खुराक नहीं दी जा सकी है। वैश्विक हालात पर आधारित हालिया साप्ताहिक रिपोर्ट के मद्देनजर गेब्रियस ने यह भी कहा है कि संक्रमण के नए मामलों में मार्च के बाद से कई सप्ताह से कमी भी दर्ज की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मामलों में स्थिरता देखी गई, तो वहीं मौत के मामलों में भी कमी आई है। उन्होंने कहा कि हालात में सुधार और दुनिया के 60% आबादी का टीकाकरण होने के बावजूद जब तक महामारी हर जगह से खत्म नहीं हो जाती तब तक हर जगह खत्म नहीं होगी। इसके बाद ही WHO ने यह भी आपको बता दें कि 10 लाख महिला आशा स्वयंसेवकों को सम्मानित भी किया है। आशा स्वयंसेवकों को यह सम्मान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने और देश में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अभियान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया। भारत में कोरोना वायरस महामारी के चरम पर रहने के दौरान रोगियों का पता लगाने के लिए घर घर जाकर जांच करने को से लेकर आशा कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर चर्चा में आई थी। पीएम मोदी क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के लिए टोक्यो पहुंच गए हैं, जहां उनका भव्य स्वागत भी हुआ। आपको बता दें कि पीएम योगी यात्रा काफी अहम है। अपने 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी 23 कार्यालयों में शामिल होंगे। मालूम है कि क्वाड सम्मेलन में 24 मई को है, जिसमें पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मिलेंगे। वहीं जिस वक्त पीएम मोदी एयरपोर्ट पर उतरे तो उस वक्त उनका भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट के बाहर भारतीय मूल के लोगों का भारी जमावड़ा हुआ, जो कि पीएम मोदी भारत मां के शेर और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। पीएम मोदी ने किसी को निराश नहीं किया और मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर सबका अभिवादन भी किया। विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। इस सत्र में विपक्ष जहां बीजेपी सरकार को महंगाई और बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। दरअसल सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 26 मई को आएगा। वहीं विधानमंडल परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी माननीय सदस्यों को स्वागत करके अभिनंदन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सत्र की शुरुआत आज से शुरू हो रही है। इसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। ये परंपरा है। मैं विश्वास के साथ ही कहता हूं कि मैं जिस तरीके से राज्यपाल का मार्गदर्शन मिल रहा है उससे सदन सुचारू रूप से चल सकेगा। प्रत्येक वर्ष महामहिम राज्यपाल जी के भाषण से होता है। आज समेत सदन को राज्यपाल महोदय का महत्वपूर्ण संबोधन प्राप्त होगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि विगत लगभग 3 वर्ष से राज्यपाल महोदय का जो मार्गदर्शन प्रदेश के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है, सभी माननीय सदस्य से मार्गदर्शन प्राप्त करके न केवल
पिछली उपलब्धियों को बल्कि भावी कार्य योजना को भी सदन में चर्चा परिचर्चा का विषय बनाएंगे तथा गंभीर और प्रभावी बहस के माध्यम से देश की सबसे बड़ी विधानसभा के गौरव और गरिमामय अभिवृद्धि भी करने में अपना योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का 2022-23 का बजट भी इसी सत्र में आएगा। एक प्रकार से यह बजट सत्र है। 26 मई को प्रदेश सरकार अपना बजट विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। 25 करोड़ लोगों के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, समाज के प्रत्येक नागरिकों के हितों के लिए जो बजट यहां पर प्रस्तुत होगा, उस बजट में सभी माननीय सदस्य भाग लेंगे और बजट को पारित करा करके प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने में अपना योगदान भी देंगे। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों और आधी आबादी के हितों के लिए किसी भी प्रकार की कोई चर्चा परिचर्चा के लिए सरकार सदैव तैयार रहेगी। स्वाभाविक रूप से सभी सदस्यों को इस अवसर पर सदन में अपनी बात को रखने का मौका भी मिलेगा, लेकिन मान्य सदस्यगण अपनी बात को तभी सदन में रख पाएंगे जब उस प्रकार का माहौल सदन के अंदर विपक्ष बनाने में अपना योगदान देगा। प्रदेश के 18वीं विधानसभा का पहला सत्र विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच शुरू हुआ। शोरगुल के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सदन में अपना अभिभाषण पढ़ा। बता दें कि सुबह 11 बजे से ही विधानमंडल के समवेत सदन की कार्रवाई का राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई थी, मगर अभिभाषण शुरू होने के पहले ही सपा के विधायकों में बैनर और पोस्टर लेकर सदन में बातचीत करने गए और नारेबाजी करने लगे। इसी शोरगुल के बीच आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का जिक्र भी किया, तो वहीं विपक्षी नेता के हाथों में तख्तियां और बैनर थामे हुए, जिन पर पुरानी पेंशन की बहाली, कानून व्यवस्था, तो वहीं पशुओं की समस्या समेत विभिन्न मुद्दों पर का जिक्र किया। ये राज्य विधानसभा मंडल के बजट सत्र में भी है। इसमें आगामी 26 मई को बजट पेश किए जाने की संभावना है। तथा चावल का वितरण किया जा रहा है। लोगों को पौष्टिक साग सब्जियों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाओं की स्थापना की जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बेहतर कार्य हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माह सितंबर 2021 से 1500 रुपये प्रति माह की दर से इंसेंटिव दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सशस्त्र सेनाओं के लगभग 3.99 लाख भूतपूर्व सैनिक और 0.67 लाख दिवंगत सैनिकों की पत्नियों, मेरी सरकार इनकी देखरेख एवं समस्याओं के निवारण के लिए सतत प्रयत्नशील है। शहीद हुए सैनिक के परिवार को पूर्व में दी जाने वाली 25 लाख रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने के लिए मेरी सरकार कृत संकल्पित है। इस उद्देश्य के साथ विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। किन्नर समुदाय को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया। कामगारों श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग का गठन किया गया। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों
तथा अनाथ बच्चों हेतु प्रदेश के समस्त 18 मंडलों में एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जिनमें कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क गुणवत्तापूर्वक एवं आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। कोविड महामारी की कठिनाइयों से गरीब परिवार को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा अपने संचालन के अप्रैल 2020 से जून 2020 तक, जून 2021 से अगस्त तक 21 तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया। राज्य सरकार द्वारा माह दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को नियमित वितरित होने वाले गेहूं एवं चावल का वितरण निःशुल्क करते हुए 3 अन्य आवश्यक वस्तुओं आयोडाइड नमक, दाल, साबुन, चना, रिफाइंड सोयाबीन तेल को भी सम्मिलित कर निःशुल्क वितरण किया गया। इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित हुए। यह देश का सबसे विशालतम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम है, जिसका विस्तार माह अप्रैल 2022 से जून 2022 तक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य में अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 और मई 2021 से मार्च 2022 तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया गया। प्रत्येक निःशक्त जन राशन कार्ड धारक को चिन्हित कर उनके घर पर ही खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड धारकों को देश में किसी भी स्थान पर राशन कार्ड के माध्यम से राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। ग्राम्य विकास के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाना गांधी जी का स्वप्न था। मेरी सरकार ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से अब तक कुल 102 लाख आवास का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। प्राकृतिक आपदा, कालाजार, JEAS एवं कुष्ठ रोग से प्रभावित तथा वन टांगिया, मुसहर, कोल, सहारिया एवं थारू वर्ग नट एवं चेरो जनजाति के आवास विहीन या कच्चे जर्जर आवास में निवास कर रहे परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है। कानपुर समेत आसपास के शहरों में पिछले 2 दिनों से मौसम में चल रहे बदलाव के चलते आज दोपहर में आंधी तूफान शुरू हो गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार महानगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, जिसकी वजह से कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के तार टूट गए। खंभे उखड़वाने की वजह से विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गई है। धूल भरी आंधी की वजह से पूरे वातावरण में प्रदूषण की मात्रा में भी इजाफा हुआ है। धूल भरी आंधी की वजह से ही पूरे वातावरण में प्रदूषण की मात्रा भी इजाफा हो गया। तो वहीं आंधी आने से तापमान में भी कमी दर्ज की गई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली। तो जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें कानपुर, उन्नाव, लखनऊ और सीतापुर की हैं, जहां पर आंधी आने के बाद कुछ मौसम इस तरीके से बदला और वहां का ये नजारा है।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने विधायक पद की शपथ ले ली है। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ दिलाई। वहीं पिता के साथ ही बेटे और स्वार टांडा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम ने भी विधायक पद की शपथ ली। दरअसल बीते दिनों जेल से बाहर आए आजम खान जेल में रहने के चलते अपने विधायक पद की शपथ नहीं ले पाए थे। उनके विधानसभा सत्र में शामिल होने से लेकर लगातार संशय बना हुआ था, लेकिन अब शपथ लेने के साथ ही उनके सत्र में भी शामिल होने का रास्ता साफ हो चुका है। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर पुलिस बड़ी कामयाबी के हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस को प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 स्थानीय आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। वहीं तलाशी के दौरान आतंकवादियों के पास से ही भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। पुलिस आतंकियों से पूछताछ कर रही है। दरअसल गौरतलब है कि सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में हाल ही में लश्कर-ए-तैयबा के गिरोह का भांडाफोड़ किया था और 7 आतंकियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। खबर राजस्थान के बूंदी से है, जहां कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर की है। साथ ही विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री एस जयशंकर नाम अधिकृत शिकायत दर्ज करवाकर भारत सरकार के सभी भारतीय नागरिकों की तत्काल वतन वापसी करवाने की मांग की गई है। बताते चले कि सऊदी अरब के यबू शहर में 25 भारतीय नागरिकों सहित 35 लोगों को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। राजस्थान सोहन लाल की हालत नाजुक है। बंधक बनाने से सोहन लाल की तबीयत बिगड़ गई है। बीमार भारतीय नागरिक सोहन लाल का जीवन बचाने की गुहार वहां से लोग लगा रहे हैं। चरमेश शर्मा ने 25 भारतीय नागरिकों के साथ नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका के निवासी 10 अन्य नागरिकों को भी इनके मूल देश के समन्वित करते हुए मान्य अधिकार पर सहायता करने की मांग रखी है। चरमेश शर्मा ने रविवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया है कि सऊदी अरब की अल-ज़हारनी कंपनी ने इन सभी लोगों के वीजा रिन्यूअल नहीं करवाए हैं। सभी का सऊदी अरब में रहने का वैध दस्तावेज इकामा समाप्त करवा दिया गया है। कंपनी ने षड्यंत्र पूर्वक इस तरह के 25 भारतीयों को सहित सभी 35 लोगों को सऊदी अरब में अवैध नागरिक बना दिया। अवैध नागरिक होने के बाद इन सभी से पिछले 2 साल से ज्यादा समय बंधुआ मजदूर बनाकर काम करवाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले इन्होंने वीजा रिन्यूअल करवाकर इकामा बनवाने और परिवार के साथ पास स्वदेश भेजने की मांग रखी, तो कंपनी ने इन सभी 35 लोगों को जबरन बंधक बना लिया। भारतीय नागरिकों में राजस्थान, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों के रहने वाले शमशेर, राम प्रवेश, श्यामलाल, इमरान, अन्य लोग शामिल हैं। शाहजहांपुर में पुलिस का ऑपरेशन पताल अभियान लगाकर जारी है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में पुलिस ने 122 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं ऑपरेशन में पुलिस की 2 दर्जन से ज्यादा टीमों ने एक साथ ही कार्रवाई की है। वहीं पकड़े गए अपराधियों के पास से 11 तमचे, 18 जिंदा कारतूस, 780 मीटर अवैध कच्ची शराब समेत शराब बनाने की भट्टियां बरामद हुई हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन पताल लगाकर जारी रहेगा। पुलिस की इस धरपकड़ कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। पूर्णिया जिले के एक बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि जलालगढ़ थाना के सीमा काली मंदिर के पास NHS के 57 पर सुबह
समय एक पाइप लदाख ट्रक पलट गया, जिसमें उसमें सवार 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। ट्रक पर कुल 15 मजदूर सवार थे। सभी मजदूर त्रिपुरा से जम्मू कश्मीर जा रहे थे। हादसे का शिकार हुए सभी मृतक राजस्थान के बताए जाते हैं। वहीं घायल मजदूरों ने बताया है कि वे लोग बोरिंग करने का काम करते थे। ट्रक पर पाइप लेकर त्रिपुरी से जम्मू कश्मीर जा रहे थे। इसी दौरान ड्राइवर की आंख लग गई, जिस कारण ट्रक अचानक से NH 57 के किनारे पलट गई और इस हादसे में 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई। खबर केदारनाथ धाम से है, जहां बाबा के दरबार के कपाट खुलने के बाद से ही भारी संख्या में भक्त बाबा के केदारनाथ दर्शन करने पहुंच रहे थे। कोई अपनी फैमिली के साथ जा रहा था तो कोई यारों के साथ, लेकिन एक शख्स अपने उस साथी को लेकर बाबा केदारनाथ के द्वार पहुंचा, जिसकी वजह से वो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल नोएडा के रोहन त्यागी केदारनाथ की यात्रा पर अपने पालतू कुत्ते को साथ ले गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए। इनमें डॉग मंदिर परिसर में मूर्तियों को छूता नजर आता है, जहां मामला वायरल होने के बाद शख्स के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। वहीं बहुत से लोग रोहन त्यागी के समर्थन में भी आ रहे हैं, क्योंकि मंदिर समिति ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कमेटी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय के कहने पर कमेटी के CI ने प्राथमिक दर्ज कार्रवाई कर ली है। उनका कहना है कि भक्त द्वारा अपने पालतू जानवर को मंदिर में ले जाना आपत्तिजनक और निंदनीय है। एक वायरल वीडियो में कुत्ते को केदारनाथ मंदिर के बाहरी परिसर में मौजूद नंदी की मूर्ति को छूते हुए भी देखा गया, जिसको हालांकि मामला वायरल होने के बाद इस मुद्दे पर लोगों की अलग अलग राय भी देखने को मिली है। जहां एक तरफ बहुत से लोग नवाब त्यागी के पक्ष में उतर आए हैं और कह रहे हैं कि भगवान सबके हैं, तो ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, तो वहीं जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि शख्स के इस कदम में दुनिया भर मौजूद हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ और मंदिर के कमेटी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि बाबा केदारनाथ की करोड़ों लोगों की आस्था है। सोशल मीडिया के लिए ब्लॉगर्स इस तरह की गतिविधियों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों में कोई आस्था नहीं है, वो वहां सिर्फ रील्स और वीडियो शूट करने के लिए आते हैं, जिनके बैकग्राउंड में बॉलीवुड गाने बजा रहे होते हैं। यह उन तीर्थ यात्रियों के रास्ते में आते हैं जो बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लेने वहां पर आते हैं। नासा ने मिशन मंगल पर काम करना शुरू कर दिया है। बता दें कि इसके लिए मिशन की ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। नासा ने अब औपचारिक रूप से मंगल ग्रह पर आने से पहले मिशन की परिकल्पना शुरू कर दी है। इस मिशन ने नासा ने अपने स्टाफ समेत शिक्षाविदों, अंतर्राष्ट्रीय और उद्योग भागीदारों से इनपुट मंगाना शुरू भी कर दिया है। वहीं नासा के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर पाम मेयर ने एक वर्कशॉप में कहा है कि हम ब्लूप्रिंट को डेवलप करेंगे और मंगल ग्रह पर जाने से पहले चंद्रमा पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मंगल ग्रह पर काम शुरू करने के लिए नासा ने 50 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिन पर वे इनपुट मांग रहे हैं और उन्होंने इस मिशन की रूपरेखा में भी बनाई है। इस मिशन के मुताबिक मंगल ग्रह की सतह पर 30 दिन बिताए जाएंगे। पूरे कॉन्सेप्ट में एक पहले से भेजा गया कार्गो लैंडर होगा, जिसका वजन 25 टन होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब अंतरिक्ष यात्री वहां उतरे तो उनके पास व्यवस्था हो। पहले से भेजा गया क्रू एसेंट व्हीकल भी उतना ही जरूरी है, जिससे नासा और एस्ट्रोनॉट्स का आश्वस्त हो सके वे इसी पृथ्वी पर वापस लौटेंगे। नासा अपोलो मिशन की तरह काम नहीं करना चाहता है, जिसमें मनुष्य जल्दी एक के बाद एक 6 बार चंद्रमा उतरे थे और इसके बाद 50 साल तक कुछ नहीं हुआ। अपने सिस्टम का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। इस ब्लूप्रिंट में 2 क्रू मेंबर ऑर्बिट में रहने और 2 को मंगल की सतह पर उतारने की योजना बनाई जा रही है। इसके पहले एक रोबोट मिशन की भी योजना है, जो मंगल की सतह पर नमूने लेकर आएगा।
जिससे नासा उन परिस्थितियों के बारे में जान पाएगा जिनका सामना क्रू मेंबर्स को मिशन के समय करना होगा। खबर हरियाणा के पानीपत की से है, जहां हैरान करने वाली बात सामने आती है। वैसे तो कुछ लोगों के 1 BHK के घर बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन इस देश में ऐसे बहुत से मकान हैं जिनके सामने 1 BHK किसी महल से कम नहीं। ऐसा ही एक 3 मंजिला मकान पानीपत के ऐतिहासिक किले के पास बनी राजीव कॉलोनी में है, जो सिर्फ 7 गज की जमीन पर खड़ा है। वैसे तो इस कॉलोनी में करीब सैकड़ों घर हैं, लेकिन इनमें से लगभग 100 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो 7 गज से लेकर 20 गज तक की जमीन पर बने हुए हैं। अगर देखा जाए तो कई घरों में तो इससे बड़े साइज का किचन और बाथरूम होते हैं। इन 7 गज की जमीन पर बनाने वाले मकानों में तो गली के बाहर निकलने वाले छज्जे को मिलाकर एक बेड की जगह बनती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आवश्यकता की ही आविष्कार की जननी है। इन छोटे मकानों के एक कमरे में कई परिवार तो 8 सदस्यों के साथ रहते हैं। यह कॉलोनी अधिकृत नहीं है, ऐसे में जिसको जहां जगह मिली वो वहां अपना घर बनाने चला गया। इलाके में ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के हैं, जो रोजी रोटी कमाने के लिए हरियाणा आए और जरूरत के हिसाब से इलाके में बसते चले गए। अगर इन घरों की कीमत की बात की जाए तो जमीन का रेट 6,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का है। ये हरियाणा के पानीपत की हैं, जहां पर 7 गज के में 3 मंजिला इमारत खड़ी है। अगर इस गली में बात की जाए, राजीव कॉलोनी में अगर बात की जाए, तो लगभग 100 घर ऐसे हैं जो 7 गज से लेकर के 20 गज के हैं, जिनकी कीमत की बात की जाए तो 6,000 से लेकर के 8,000 तक की इनकी कीमत है, जो साफ तौर पर बयान ये भी करती है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लेकिन ये जब तस्वीरें हम लोगों के सामने आई तो वाकई में हैरान करने वाली भी है और ताज्जुब करने वाली भी है। अगर एक मंजिल पर बेडरूम है तो दूसरी मंजिल पर बाथरूम। अगर छज्जे को मिलाया जाए तब कहीं यहां पर एक बेड पड़ सकता है, जैसा कि आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये हरियाणा के पानीपत की राजीव कॉलोनी की है। अगर इन कॉलोनी की बात की जाए तो जहां जिसको जगह मिली वो घर बनाता चला गया, ऐसे लोगों की बातें हैं। तो वहीं इलाके में ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के भी रहने वाले हैं, जो रोजी रोटी कमाने के लिए हरियाणा आए और ज़रूरत के हिसाब से इलाके में बसते चले गए। अगर इन घरों की कीमत की बात करें तो ज़मीन का रेट 6,000 से लेकर के 10,000 रुपये गज तक का है।
करण जौहर की नई फिल्म जुग जुग जियो रिलीज होने जा रही है। साथ ही इस फिल्म का नया सॉन्ग नाच पजामन भी लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन यह गाना पाकिस्तानी गाने का कॉपी वर्जन है। बता दें कि इसके खिलाफ सिंगर अबरार उल हक ने आवाज उठाई है। वहीं अबरार ने बिना मंजूरी के लिए उनका गाना चुराने पर खरी खोटी भी सुनाई है। इसके साथ ही सिंगर के आपत्ति जताने के बाद लोगों ने बॉलीवुड पर निशाना साधना शुरू भी कर दिया है। अभी तक मामले पर करण जौहर का रिएक्शन नहीं आया है, तो वहीं फिल्म जुग जुग जियो ट्रेलर रिलीज के बाद से ही विवादों में आ गई है। इसका गाना नया नहीं बल्कि सालों पुराना है, जिसे पाकिस्तानी सिंगर अबरार उल हक ने गाया था। अबरार ने ट्वीट कर में लिखा है कि मैंने अपना गाना नाच पजामन किसी भारतीय फिल्म को नहीं बेचा है। मैंने राइट्स रिजर्व रखे हैं ताकि हर्जाने के लिए कोर्ट जा सकूं। करण जौहर जैसे प्रोड्यूसर को गाने कॉपी नहीं करने चाहिए। यह मेरा छठा गाना है जिसे कॉपी किया गया जा रहा है, जिसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के आम चुनाव में लेबर पार्टी ने प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की लिबरल पार्टी को हराते हुए धमाकेदार जीत हासिल की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के आम चुनाव में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन चुनाव हार गए हैं। मॉरिसन की हार में के बाद ही अब विपक्षी नेता एंथोनी एल्बनीज प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बीच एंथोनी एल्बनीज की एक फोटो और वीडियो काफी वायरल हो रही है। इसमें वह भगवा गमछा पहने हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT